तो उसके बारे में कुछ बताइए कि आपके पापा ने कैसे सपोर्ट किया आपकी, यूपीएससी की प्रिपरेशन ने आपकी कितनी हेल्प की। जब आप अपनी जर्नी में देखते हैं, आप मतलब 3 ऑलमोस्ट सीरियस अटेम्प्ट दे चुके हैं, 3rd अटेम्प्ट में क्लियर किया, तो क्या मिस्टेक्स आपने की पहले? So guys, please welcome Abhishek, who has recently cracked RBI Grade B exam. और अभिषेक की जर्नी भी, it hasn't been easy. और इनकी सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, while he told me, I was interacting with him yesterday, he is from IIT IIM, but इन्होंने एक चीज बोली कि your past glory doesn't define your future. और ये सच है, ठीक है, कि हम अपने पास्ट सक्सेस पे निर्भर रह के अपने फ्यूचर को नहीं डिफाइन कर सकते, और इन्होंने उसको एक्सपीरियंस किया है। बिकॉज इनका 3rd अटेम्प्ट था ये आरबीआई के लिए, मोस्ट सीरियस अटेम्प्ट था, इसमें इन्होंने निकाल लिया। और यूपीएससी भी दिया है आपने, है ना, तो यूपीएससी में भी बहुत मेहनत की है, वो भी नहीं निकला है। तो जब आप आईआईटी आईएम से होते हो ना, वो इजी नहीं होता है। इनफैक्ट आई थिंक वो एक प्रेशर बनाता है आप पे कि आपको अपने आप को और प्रूव करना है, बिकॉज आपका पीयर ग्रुप ऐसा होता है और आपके पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं बचती हैं, बिकॉज आप कोई भी XYZ जॉब नहीं ले सकते हो। यू हैव टू बी एट दैट लेवल जहां पे आपको लगे कि आई हैव रियलाइज्ड माई पोटेंशियल। तो बहुत मेहनत की है अभिषेक ने और फाइनली आरबीआई क्रैक किया, और इनका रैंक 3 है। सो वी कैन just clap for it. So I was literally happy also कि रैंक 3 हमें इंटरव्यू देने आएंगे। We could help him. It was great honor. But ये इनका एफर्ट है जो रंग लाया है। बाकी अभिषेक, आप कुछ कहना चाहो हमारी टीम को? अभिषेक वैसे ज्यादा लोगों को यहाँ पे जानते नहीं है, दो ही इज पार्ट ऑफ एडुटैब कोर्स, बट इन्होंने मुझे बताया कि मैं ज्यादा आपके नोट्स ही पढ़ता था। नोट्स इन्होंने पूरे चाटे हैं हमारे करंट अफेयर्स में, ये वो, बट फैकल्टी से शायद ज्यादा इनको नहीं पता होगा, यूट्यूब वगैरह पे ज्यादा नहीं देखते थे आप। सो एवरीवन, थैंक यू फॉर द वार्म वेलकम। और मैं एक्चुअली ज़्यादा सही में वीडियोस नहीं देखे मैंने। मैं एक विष्णु सर को जानता था जो शायद अभी थे, बट मैं उनसे मिल नहीं पाया, और एक आपको जानता हूँ सर। बट एडुटैब हैज़ बीन ए पार्ट ऑफ माई जर्नी, और एक्चुअली नोट्स ने काफ़ी हेल्प की है मेरी। सो आई जस्ट वांटेड टू कम हियर एंड टेल द टीम दैट हैज़ हेल्प्ड मी अ लॉट। थैंक यू। I'm glad that we could be of some help. Yes. Baki, if anybody want to ask any question. Peer pressure मतलब कि आप 3 साल प्रिपेयर कर रहे थे और लोग कहाँ पहुंच गए होंगे? तो मेरा ऐसा था कि मेरे जो फ्रेंड ग्रुप थे वो काफ़ी हेल्पफुल थे, और इस सेंस में थोड़ा वो मुझे मोटिवेट भी करते थे कि हाँ ठीक है, मतलब तुम जो भी कर रहे हो दैट इज़ फॉर द बेटर ओनली, इट्स नॉट लाइक यू आर गोइंग बैकवर्ड्स, यू आर गोइंग अपवर्ड्स ओनली। तो वो प्रेशर तो रहता था, बट साथ में उनकी अप्रिसिएशन और हेल्प भी रहती थी, तो वो काइंड ऑफ हेल्प करता था। मतलब 2 टाइप ऑफ लोग होते हैं, एक तो होते हैं जो नहीं मोटिवेट कर रहे होंगे, बट जो फ्रेंड्स होंगे वो मोटिवेट कर रहे होते हैं, तो पीयर प्रेशर काइंड ऑफ सपोर्ट बन जाता है एक्चुअली उस टाइम। तो वो मेरे साथ रहा है और काफ़ी रहा है वो एक्चुअली। नाइस। सो अभिषेक, ये जस्ट अ टोकन ऑफ एप्रिसिएशन फ्रॉम आवर साइड, सो दिस इज अ अचीवर्स बैच, राइट? It's only achievers like you get it, so you can wear it on your chest. संभाल के रखना इसको। आई थिंक एक एडुटैब की याद रहेगी आपके पास। एंड दीज आर सम बुक्स व्हिच आई वुड लाइक यू टू रीड। ठीक है, चलो तो अभी हम नीचे जाएंगे इंटरव्यू करने, ठीक है, और वहीं पे सारा क्रू आ जाएगा। हाँ जी। सो दिस प्लांट इज ऑल्सो फॉर यू। ओके, थैंक यू। इसको भी रखना अपने डेस्क पे। जी सर। आईआईटी आईएम जैसे कॉलेजेस के नाम सुनकर मन में एक परसेप्शन आता है कि इन लोगों की लाइफ बहुत आसान होगी। जो फाइनेंस बैकग्राउंड के हैं वो तो आरबीआई आसानी से ही क्लियर कर लेंगे, राइट? ये हमें लगता है, ये हमारा परसेप्शन है। लेकिन आज के जो हमारे कैंडिडेट हैं जिन्होंने आरबीआई ग्रेड बी क्लियर किया है, उनका ये मानना नहीं है। उनकी सोच है कि योर पास्ट ग्लोरी डज नॉट डिफाइन योर फ्यूचर। आपको जीरो से ही रीस्टार्ट करना पड़ता है।
तो लेट्स वेलकम हमारे आज के आरबीआई ग्रेड बी टॉपर जिन्होंने इस साल आरबीआई ग्रेड बी क्रैक किया है, अभिषेक मिश्रा, और उनके साथ उनके ब्रदर भी हैं हिमांशु मिश्रा। हिमांशु ने अभिषेक की लाइफ में, अभिषेक के एग्ज़ाम क्रैक करने की जर्नी में बहुत सपोर्ट दिया है। तो अभिषेक चाहते थे कि वो भी इंटरव्यू में आए, तो वो भी हमारे साथ हैं और वो ज़रूर हमें कुछ आज अंदर की बातें बताएंगे अभिषेक के बारे में। तो अभिषेक, जैसे कि मैंने बताया, IIT IIM से हैं, फाइनेंस पढ़ चुके हैं भाई, लेकिन इनके लिए भी कुछ आसान नहीं था। लाइफ आसान नहीं है भाई, बड़े कॉलेज के साथ आता है बड़ा प्रेशर। तो चलिए जानते हैं आज की इस स्टोरी में अभिषेक की क्या जर्नी रही, कहाँ से शुरू किया, क्या दिक्कतें आई, क्या चैलेंजेस आए और कैसे उन्होंने इस एग्ज़ाम को क्रैक किया। सो अभिषेक, फर्स्ट ऑफ ऑल कैसा लग रहा है यार एग्ज़ाम क्रैक करके, नहीं एडुटैप के चैनल पर आकर? सर काफ़ी अच्छा लग रहा है। मेरे पापा काफ़ी देखते हैं यहाँ का वीडियो, तो वो तो काफ़ी खुश होंगे, और मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा है एडुटैप में आकर के और टीम से मिल करके फर्स्ट टाइम मेरा इंटरेक्शन हुआ, तो काफ़ी अच्छा लगा, वेलकमिंग लगा मुझे यहाँ काफ़ी। सो नाइस। इनके पापा के बारे में भी बात करेंगे, बहुत सपोर्ट किए उन्होंने भी इनको। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन अभिषेक आपको ये है कि आपने आरबीआई में जब पहला अटेम्प्ट दिया, 18-19 में आपने फॉर्म भरा था बट आपने पेपर नहीं दिया, तो यही पहला अटेम्प्ट हम आपका 2021 का मानते हैं, सीरियस अटेम्प्ट मतलब फर्स्ट। तो 2021 में जब आपने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया तो आपका फेज 1 क्लियर नहीं हुआ। जी सर। फिर 2022 में दोबारा आपने ट्राई किया, फिर आपका इंटरव्यू कॉल नहीं आया, फेज 2 तक पहुंचे, लेकिन फेज 3 में 4 दिया। और मैं एक बात बताना चाहूँगा कि अभिषेक का जो रैंक है इस साल, अकॉर्डिंग टू दी RTI जो किसी ने फाइल किया था, तो RBI ऑफिशियली रैंक नहीं डिक्लेयर करता है, तो उस RTI के मुताबिक अभिषेक का जो रैंक है वो ऑल इंडिया रैंक 3 है। तो भाई टॉपर आदमी के साथ बैठे हैं आज हम, तो अच्छा सीखने को मिलेगा। तो अभिषेक, कैसी फीलिंग आई, मतलब थर्ड रैंक में सीधा, मतलब थर्ड अटेम्प्ट में सीधा 4 दिया, थर्ड रैंक, और पहले मतलब बिल्कुल टाइट फिश? हाँ सर, तो पहली बार तो नहीं हुआ जब 2021 में मेरा तो प्री नहीं हुआ, 2022 में मेंस नहीं हुआ, तो मुझे इस बार लग रहा था कि मेंस हो जाए बट कहीं इंटरव्यू नहीं हो, ऐसा ना हो जाए, ये वाला सीन चल रहा था। तो जब रिज़ल्ट आया तो मुझे खुशी से ज़्यादा रिलीफ फील हुआ उस टाइम, क्योंकि 2 बार ऐसा हो चुका था कि मतलब एक बार प्री नहीं हुआ फिर मेंस नहीं हुआ, तो मुझे हर बार ये डर था। इंटरव्यू मेरा थोड़ा स्ट्रेसफुल गया था, तो मुझे लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा। तो इट वाज मोर अबाउट दैट सेंस ऑफ रिलीफ दैट आई हैड, और फिर धीरे धीरे ये फीलिंग हैप्पीनेस में कन्वर्ट हुई, सेटिस्फैक्शन में कन्वर्ट हुई। बट इनिशियली इट वाज टोटल रिलीफ, क्योंकि 3 साल से चल रहा था 21, 22, 23, तो आई वाज वरीड कि अगर नहीं होगा तो अब क्या, बिकॉज दिस वाज माय लास्ट अटेम्प्ट एज एन एस्पिरेंट, मतलब इसके बाद मैं जॉब करके स्टार्ट करने वाला था नेक्स्ट अटेम्प्ट। आपने सोच लिया था कि इस बार नहीं होगा तो जॉब करूँगा? तो करना ही पड़ता सर मुझे। आपने अपने पापा के बारे में बताया कि उन्होंने आपकी बहुत सपोर्ट की, और इन्होंने मुझे ये भी बताया कि इनके पापा बहुत ईगर हैं कि अभिषेक का इंटरव्यू कब आएगा एडुटैप पे, जो हर पेरेंट्स को होना भी चाहिए, बड़ा नेचुरल है। तो होपफुली वो इंटरव्यू देख के बहुत खुश होंगे। आई थिंक ही हैज़ वेरी मेड देम प्राउड। इससे बड़ी बात नहीं हो सकती है कि आपका बच्चा RBI में 3rd रैंक ले आए। तो अभिषेक, इस पूरी जर्नी में आप एक फ़ोटो देखते हैं अभिषेक की, स्क्रीन पे फ़ोटो लाइए ज़रा। तो ये अभिषेक की फ़ोटो है उनके मम्मी और पापा के साथ, राइट? यस सर। तो अभिषेक, आपने, आपके पापा का ही ये सपना था कि आप गवर्नमेंट जॉब क्रैक करें, मतलब क्योंकि बीइंग फ्रॉम IIT एंड IIM, अभिषेक ऑलरेडी एक अच्छी जॉब में थे KPMG में, बट इनके पापा का सपना था कि ये गवर्नमेंट जॉब करें, और उसी सपने को शायद पूरा करने में जुट गए थे, और इनके पापा ने पूरी जर्नी में बहुत सपोर्ट की। जी सर। तो उसके बारे में कुछ बताइए कि आपके पापा ने कैसे सपोर्ट किया आपकी? सर जब मैंने डिसाइड किया था कि मैं तैयारी करूंगा, तो आई स्टार्टेड विद कि मैं UPSC एंड RBI दोनों की तैयारी साथ में करूंगा, जो पहले हो जाता है आई ज्वाइन दैट। अगर UPSC होगा तो UPSC, नहीं तो RBI, बिकॉज RBI में कॉलेज से ही देख रहा था, मेरे कॉलेज में इंटर्नशिप के लिए आई थी, तो ही वॉज वेरी सपोर्टिव ऑफ दैट डिसीजन। उनका भी मन था, और बिकॉज लीविंग अ जॉब वॉज ए बिग फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट ऑन मी एक्चुअली, कि भाई जॉब छूट रही है अब कैसे चलेगा, बट ही वॉज लाइक कि नहीं तुम करो, डोंट वरी अबाउट इट। And in every exam, whichever I gave, if possible, he would come up with me to the exam center. So मैंने जब प्री दिया था RBI का 2021 में, वो मेरे साथ पटना में सेंटर पे गए। 2022 का जब मेंस हुआ था तो पॉसिबल हुआ तो वो आए थे सेंटर पे एग्जाम दिलवाने। इस बार उनके पास पॉसिबल नहीं हो पाया था मेंस दिलवा पाना, बट फिर वो इंटरव्यू में आए थे, वो और मेरा भाई दोनों आए थे इंटरव्यू पर। तो वो 7:30 मॉर्निंग पे आए थे, और मेरा इंटरव्यू उस दिन लास्ट हुआ था, तो वो
5 मतलब 4:35 पर वो वापस गए थे। आप भी थे इनके साथ इंटरव्यू जब देने गए अपने पापा के साथ? हाँ जी सर। तो उस दिन आपके पापा नर्वस थे इनके इंटरव्यू को लेकर? कुछ बताइए उस दिन के बारे में। बहुत ज़्यादा नर्वस थे एक्चुअली। हम लोग तो ये इस होप से गए थे कि लाइक वील रीच और 20 लोगों का है तो ज़्यादा से ज़्यादा बीच में होगा या 5-6 लोगों के बाद होगा, बट इनका इंटरव्यू लास्ट था 20th। तो फिर अब हम लोग क्या करें, बाहर खड़े हैं। तो जो भी जितने भी एस्पिरेंट्स जो अंदर से इंटरव्यू दे के आ रहे थे, वी वर आस्किंग देम क्वेश्चंस कि आपका कैसा गया। और तो काफ़ी मिक्स्ड रिएक्शन आ रहे थे अंदर से कि कोई कह रहा है कि काफ़ी स्ट्रेसफुल था, कोई कह रहा है कि बहुत चिल थे, 10-15 मिनट में ख़त्म हो गया। वी वर नॉट रियली श्योर कि कैसा जाएगा, बट हाँ हम लोग बाहर, मतलब हमारा ये फन एक्टिविटी था कि हम बाहर, आप और पापा हाँ लोगों से जाके पूछते थे कि भैया क्या चल रहा है भाई, आपका कैसा गया। तो काफ़ी लोग थे जिनको बाहर भी जाना था, तो मतलब जल्दी से बता करके कि हाँ ऐसा गया, स्ट्रेसफुल था ये। तो और फिर मुझे फीडबैक भी देते थे लोग कि अभी जो हुआ है वो ग्रिल्ड हुआ है, इसके बाद जो है वो थोड़ा चिल रहा है इंटरव्यू। बट आई थिंक ये अवॉइड नहीं करना चाहिए ना, इससे स्ट्रेस ज़्यादा। मैंने ध्यान ही नहीं दिया सर, मैं बैठा रहा, मैंने चाय वाय पी और वैसे डांट दिया मेरे को कि फ़ोन करना बंद करो, मेरे को ये इससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है भाई, रहने दो इसको। आप लोगों को अंदर नहीं जाने देते हो? नहीं। हाँ, तो मेरे आप पापा ट्राई कर रहे थे अंदर जाने का, बट कहे कि नहीं सिर्फ कैंडिडेट अलाउड है, क्या आप कैंडिडेट हैं? तो पापा ने कहा नहीं, तो फिर उन्हें नहीं जाने दिया। नहीं जाने। सही है, नहीं पेरेंट्स को एंजाइटी होती है और बंदे को लगता है कि मैं आया हूँ तो कुछ फ़ायदा कर दो। हाँ बिल्कुल सही है। तो अभिषेक 2021 में जो आपका फर्स्ट सीरियस अटेम्प्ट था, आपका फेज़ 1 नहीं क्लियर हुआ, जी सर। और कहीं ना कहीं यार ये IIT IIM का टैग कॉन्फिडेंस देता है बट प्रेशर भी बनाता है। मतलब IIT IIM कॉम्बो, जिसके लिए मेरे हिसाब से क्वांट रीजनिंग बिल्कुल खेल होना चाहिए, मतलब है ना, इतना हमने प्रैक्टिस किया होता है अपने कैट वैट में। जी सर। तो जब वो फेज़ 1 नहीं क्लियर हुआ तो एक मतलब अंदर से ना अपने आप पे एक डाउट या मतलब एम्बेरसमेंट आनी शुरू हो जाती है। तो आपको उस टाइम क्या, मतलब अंदर से क्या फीलिंग आ रही थी और हाउ डिड यू रिएक्ट टू दैट? सर एक्चुअली जब ये 2021 में नहीं हुआ था ना, दैट इवन केम टू हॉन्ट मी इन दिस इंटरव्यू एज वेल। इवन पैनलिस्ट ने मुझसे पूछा था कि तुम तो IIT IIM से हो, तुम्हें तो फर्स्ट बार में ही निकाल लेना चाहिए था, क्यों नहीं निकाल पाए? देन आई टोल्ड इन द रीज़न कि मेरा रीजनिंग में स्लाइट मार्क से रह गया था, ओवरऑल कट ऑफ पार हुआ था। तो उनको था कि तुम तो कैट दिए होगे, तुम्हें तो रीजनिंग आनी चाहिए थी। सो जब 2021 में नहीं हुआ था तो मैं और मेरे एक और IIM वाले फ्रेंड ने दिया था। सो देन वी रियलाइज्ड कि एग्जैक्टली पास्ट ग्लोरी पर हम जी नहीं सकते हैं, मतलब दैट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प अस नाउ। वो टैग जो था वो हो गया, ख़त्म हो गई बात। अब हमें भी हार्डवर्क, मतलब जितने लोग बाकी लोग कर रहे हैं वो तो करना ही पड़ेगा। अब मान लीजिए मैंने 2017 में रीजनिंग सॉल्व की थी, बट दैट डजंट मीन कि 2021 में मैं वो रीजनिंग कर लूँगा दोबारा से, या उस लिमिटेड टाइम फ्रेम में कर लूँगा जो RBI दे रही थी। तो देन आई रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रैक्टिसिंग। मोमेंटम बेसिकली चाहिए। हाँ, मोमेंटम चाहिए था, थोड़ा टाइम मैनेजमेंट का इशू था। तो ये सब उस टाइम मुझे रियलाइज़ हुआ कि सिर्फ मैं ये सोचूं कि मैंने 2017 में तो रीजनिंग में बहुत नंबर ले आए थे तो अब मैं ले आऊँगा, तो वो नहीं होता है। पॉइंट में वो नहीं होता है, आपको स्पीड और प्रिसीजन प्रैक्टिस से ही आएगा। तो वो मुझे थोड़ा 2021 में ही रियलाइज़ हुआ वो चीज़। तो जब आपने जॉब छोड़कर तैयारी शुरू की 2021 मतलब 20 में शायद आपने जॉब 20 एंड में जॉब छोड़ी। 20 एंड में जॉब छोड़ी और तैयारी शुरू की, और फिर 21-22 में जाकर ये नहीं लगता था यार दोस्त तो बड़े अच्छे पैकेज पे पहुंच गए होंगे IIT IIM वाले जो इस लाइन में चले गए प्राइवेट सेक्टर में? जी सर। तो उसका एक प्रेशर ना अजीब सा ही हो जाता है, मतलब अपने आप को ही लगने लगता है यार कि वो तो 40-45-50 लाख कमा रहे हैं और मैं जॉबलेस हूँ। तो एक मतलब अगेन एक बहुत प्रेशर आ जाता है, जबकि हमें पता होता है हम कैपेबल हैं, बट वी आर जस्ट वेटिंग फॉर दैट मोमेंट कि कब होगा मेरा, कब होगा मेरा। तो उस टाइम क्या फीलिंग आती थी? सर तो जब मैंने जॉब छोड़ी थी, मेरे फ्रेंड्स सब जॉब कर रहे थे, 2021 2022 दे हैड ए गुड हाइक। तो एक फीलिंग तो रहती थी कि मेरी लाइफ तो स्टैगनेंट है, एवरीवन इज मूविंग अहेड, एवरीवन इज गेटिंग गुड पैकेज, गोइंग टू हॉलीडेज ऑन डिफरेंट प्लेसेस। मैं यहीं पर हूँ, रूम में हूँ, तैयारी कर रहा हूँ, एग्जाम नहीं हो रहा, प्री नहीं हुआ 2021, मीन्स नहीं हुआ 2022। तो वो लगता था, बट आई फील आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मेरे जो फ्रेंड सर्किल रहा है दे हैव बीन वेरी सपोर्टिव एंड दे बैक माई डिसीजन मोर देन मी। तो मुझे कहते थे कि तेरा हो जाएगा, डोंट वरी। एंड तुमने सोचा है छोड़ने, जब छोड़ने का सोचा था तो तुमने कुछ सोचा होगा कि कुछ अच्छे पर्पस के लिए, यू वांटेड टू गो अप। तो मुझे इस चीज़ से मोटिवेट करते थे। तो वो फीलिंग तो होती थी कि मैं छूट रहा हूँ पीछे, बट देन दे यूज्ड टू ड्रैग मी विद देम एज वेल कि नहीं, थिंक ऑफ द पर्पस कि तुम क्यों छोड़े थे ये चीज़। तो उस वो चीज़ ना मुझे एक्चुअली सस्टेन करने में हेल्प ही कर रही थी। पीयर्स आगे बढ़ रहे, दैट इज़ अ गुड थिंग, बट देन दे वर मोटिवेटिंग मी एज वेल कि भाई इफ़ यू डू दिस you are going to take a leap forward. So they used to tell me कि भाई तू एक स्टेप पीछे ले रहा है so as to get 2 steps ahead. So think of it like that.
तो वो मुझे काफ़ी उसमें हेल्प मिली थी उससे। नहीं सही बात है, वही लोग देख रहे होंगे कि हाँ यार इसको पैकेज भी मिल गया, सरकारी ऑलमोस्ट लाइक गवर्नमेंट जॉब भी मिल गई, लाइफ सेट है। सो वो होता है, ये बिल्कुल सही कहा कि अगर कुछ बदलना है इस दुनिया में तो थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा और एक फिर लीप ऑफ फेथ के साथ हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। जी हिमांशु आप बताइए, मतलब काफ़ी जर्नी में अप्स एंड डाउन्स रहे हैं यार। मतलब एग्ज़ाम नहीं क्रैक हो रहे थे, जॉब भी छोड़ दी थी, दोस्त आगे निकल रहे थे, तो स्ट्रेस लेते थे क्या? आपको तो बताते ही होंगे मन में क्या चल रहा है, लोग पेरेंट्स से तो बात नहीं करते हैं, आपको बता देते होंगे क्या चल रहा है, तो स्ट्रेस लेते थे? बिल्कुल काफ़ी स्ट्रेस लेते थे, और ऑनेस्टली मैं बताऊं तो मेरे को अच्छा लगता था कि ये स्ट्रेस ले रहा है, कि क्योंकि सीरियस है। हाँ, क्योंकि कई बार ऐसा मतलब ही गिव्स हिज बेस्ट जब वो स्ट्रेस में होता है, तो लाइक 200% से 100% मोर एफिशिएंट हो जाता है। तो ये अच्छा लगता था कि नहीं, नाउ ही इज लाइक टेकिंग थिंग्स सीरियसली एंड इन डू। कई बार ऐसा भी होता था कि एग्जाम आने वाला है 1 महीने बाद, बट वो वाला मूड नहीं आया है, ऑन नहीं हुआ है, 20 है, अब पढ़ना है, रात भर लगानी है और वो सब चीज़ों, बट जब आ जाता था तो फिर अच्छा लगता था। और मतलब हम लोग, मैं तो मोस्टली साथ में ही रहा हूँ इसके पिछले 1.5 साल से, तो काफ़ी कुछ मतलब हम लोग का कुछ भी रहा। स्ट्रेस को क्या मतलब, जब ये स्ट्रेस में होते थे बीस्ट मोड में, तब बंदे को रिलैक्स करना होता है, हाँ, थोड़ा तो अब कहाँ लेके जाते थे, अब आपको कुछ क्या complete करते थे? हुआ, कोई मॉड्यूल कंप्लीट हुआ, कुछ कंप्लीट हुआ, तो फिर हुआ कि चलो भाई चलते हैं कहीं बाइक पे ऐसे ही घूम के आते हैं इधर आसपास कहीं भी, ऐसे ही बाइक राइड पे चले गए 1-1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर, कहीं गए, चाय वाय पी लिए आराम से, फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट कर लिए। वहाँ सर्कल अच्छा था दोस्तों का, तो मतलब इनके फ्रेंड्स मेरे लिए सब तो भैया हैं, बट स्टिल वी वर लाइक हैंगिंग आउट टुगेदर। तो वही ये खाने पीने, कुछ खाने पीने। इनफैक्ट सर इस बार का जो रिजल्ट आया था ना, तो उस टाइम में स्ट्रेस में था जब तक रिजल्ट नहीं आया था, कि वो तो किसी दिन आ सकता था। तो मैं इसके साथ बाइक पर ही था जब रिजल्ट आया था, और मैंने वो बाइक पर ही चेक किया था, मैं इसके पीछे बैठा हुआ था, मेरा एक दोस्त पीछे था। फिर वही पहले बोलता लोग देखते हैं क्या हो गया, ऐसा क्या, मतलब किस चीज़ का रिजल्ट आ गया, तो फिर काफ़ी अच्छा था वो। तो वो भी एक बाइक के साथ ही हुआ है। जो वो मोमेंट होता है ना, आप रिजल्ट चेक कर रहे हो और वहाँ पे ऐसे ठक करके वो मतलब आ जाए, वो मतलब मोमेंट बंदा जिंदगी भर नहीं भूल सकता। लाल हो जाता है रोल नंबर ना, येलो हो जाता है, बंदा देखता है कि मेरा ही है, मेरा ही है। सर मैं 1 हफ्ते लगातार देखा हूँ कि मेरा ही है कि नहीं। मैं डेली 1 बार 2 बार रोल नंबर डाल के देखता था, कहीं 1 तो मिस नहीं हो गया, कहीं 0 तो मिस नहीं हो गया। इवन अब भी मैं कभी कभी ऐसे ही देख लेता हूँ कि मेरा ही रोल नंबर है, किसी और का, बट फिर मेल आ गया तब लगा हाँ मेरा ही है। जब तक नहीं आया तो मुझे ये लग रहा था कि पता नहीं मेरा है भी कि नहीं है। डाउट रहता है, मतलब जब आप इतना अप्स एंड डाउन्स देख चुके हो ना, तो सक्सेस से कभी कभी मतलब वो रहता है डाउट। संकीन ही नहीं होता सर, पता ही नहीं चलता है कि मतलब हो भी गया है। जैसे आपको कहता है ना आपका हो गया है, बट आपको यकीन ही नहीं होगा मेरा हो गया है, मेरा हो गया है। आपको बहुत दिन तक लगता है मेरा हुआ है कि नहीं हुआ है, वो वाला सीन रहता है। तो आपसे पैसे पूसे भी मांगते थे, बिकॉज ये तो जॉब छोड़ चुके थे? नहीं सर, मतलब ऑनेस्टली इसकी कुछ सेविंग्स भी थी, और उसके अलावा बाकी अब कभी कहीं जाना हुआ, कहीं कुछ खा रहे हैं, तो वो ऐसे सच पैसे की कोई जरूरत, मतलब कभी ऐसा नीड भी नहीं पड़ा। पापा मतलब काफ़ी टेक केयर करके थे हम लोगों की इसी को, और उसके अलावा मतलब नॉर्मल जब छोटे मोटे एक्सपेंसेस जो वो आप कर देते होंगे। हाँ, वो तो मैं कर देता। अच्छा अभिषेक, आपने बहुत सारे एग्जाम, मतलब बहुत सारे तो नहीं, लेकिन यू वर नॉट फोकसिंग ऑन वन एग्जाम। आरबीआई के साथ यूपीएससी भी दे रहे थे, हाँ, फिर आपने नबार्ड भी दिया शायद। रेगुलेटरी बॉडीज का दिया, नबार्ड, सेबी, आईएफएससीए, ये तीनों मैंने दिया था। तो इसमें ना 2 थ्योरीज हैं कि आप एक एग्जाम पे फोकस करो ताकि बेटर प्रिपेयर कर पाओ। कुछ लोग बोलते हैं कि यार ज़्यादा एग्जाम दो, ज़्यादा चांस बढ़ेगा। मतलब व्हाट वाज योर रीज़न के सारे एग्जाम देते हैं, व्हाई नॉट फोकस ऑन वन सिंगल एग्जाम? क्योंकि आपका भी ऑलमोस्ट एंड हो रहा था इस प्रिपरेशन में, नहीं तो आप प्राइवेट सेक्टर में वापस चले जाते। हाँ सर, तो मेरा ऐसा सीन था कि मैंने अपने फादर से 3 साल मांगा था 2020 एंड जब मैंने जॉब छोड़ी थी। मैंने कहा था मुझे 3 साल दो, आई ट्राई। और मेरे 2 ही, क्योंकि मैंने एमबीए कर रखा था, इंजीनियरिंग कर रखी थी, तो आई हैड वेरी लिमिटेड ऑप्शंस टू गो इन, जहाँ पर मैं अपनी डिग्री को जस्टिफाई कर पाऊँ। इट हैज़ टू बी यूपीएससी और इट हैज़ टू बी आरबीआई और इवन द रेगुलेटरी बॉडीज़, क्योंकि दे रिक्वायर सम नॉलेज ऑफ एमबीए इन सम सेंस। तो मुझे था कि यही 3 जगह मैं जा सकता हूँ जिसमें आरबीआई एंड यूपीएससी वेयर द टॉप चॉइसेस। बट देन लेकिन होता क्या है कि ये एग्ज़ाम्स 1 साल में 1 बार आते हैं। तो लेट्स से यूपीएससी ऑफ 2021 जो हुआ वो अक्टूबर में हुआ, नेक्स्ट यूपीएससी फॉर्चुनेटली मई 2022 में हो गया, बट उसका नेक्स्ट जो है वो वापस मई में ही हुआ 2023 में। तो इन केस में सिर्फ एक एग्जाम पे फोकस्ड रहता तो आई वुड हैव सेड कि ठीक है एक एग्जाम की ही मैं तैयारी करूंगा। बट सिंस माय गोल वाज अ बिट ब्रॉडर, तो मैं यूपीएससी भी टारगेट कर रहा था, मैं आरबीआई भी टारगेट कर रहा था, तो आई हैव टू ऑलवेज कीप माई सेल्फ इन दैट एग्जाम मोड। होता क्या है कि मान लो मैंने अब एग्ज़ाम दिया, आरबीआई का पहला एग्ज़ाम जो हुआ 2021 में मार्च में हुआ, मेरा प्री नहीं हुआ। अब नेक्स्ट एग्ज़ाम जो हुआ वो मई 2022 में हुआ है। अब आपको 14 मंथ्स है। हाउ डू यू कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड? अब क्या करना है?
कुछ आपको नहीं है, कुछ आपके पास टारगेट नहीं दिख रहा है, यू कैन नॉट स्टडी फॉर 14 मंथ्स कंटिन्यूअसली कि भाई मैं आरबीआई का ही पढ़ रहा हूँ. यू हैव टू हैव सम एग्जाम्स जो जहाँ पर आप उस लेवल का एग्जाम होना चाहिए, उस पैटर्न का ही होना चाहिए, ताकि आप ये देख भी पाओ कि पेपर इवॉल्व कैसे कर रहा है. लाइक 2021 पेपर वॉज वेरी डिफरेंट फ्रॉम 2019 का पेपर. सो दैट सेंस यू कुड फिगर आउट कि ये पेपर इवॉल्व कैसे हो रहा है. सो इफ यू गिव NABARD इन 2021, देन SEBI in 2022, similarly RBI in 2022, so that keeps you occupied because the pattern is almost similar in some sense. Like in NABARD you have to study ERD, in SEBI you have to study a different commerce concepts and all, but some level the paper pattern was similar, and that keeps you motivated and keeps you in that exam mode throughout the year. Otherwise क्या होगा कि आप एक साल बाद अगले मोड में जब तक आओगे, you would have wasted 6-7 months or at least 3-4 months just procrastinating कि भाई अभी करते हैं. अल्टीमेटली होता वो ये, हम कहने को 1 साल ले लेते हैं, पढ़ते आखिरी के 3 महीने ही. हाँ, क्योंकि वो एग्जाम डेट जब पास आती है तभी एक बीस्ट मोड ऑन हो जाता है और हम पढ़ने लग जाते जी सर. मेरे साथ पर्टिकुलरली वो होता है. बहुत लोग होते हैं मैराथन रनर, तो आई बिलीव कि उनको एक एग्जाम पे फोकस कर लेना चाहिए. अगर वो यूपीएससी कर रहे हैं तो दे कुड फोकस ऑन दैट बिकॉज दे कुड कंसिस्टेंटली वर्क ऑन दैट. फॉर मी आई एम लाइक आई रन फॉर सम टाइम देन आई रेस्ट, आई रन फॉर सम टाइम देन आई रेस्ट. तो मेरे लिए ऐसे छोटे छोटे बीच बीच में एग्जाम्स देना वाज अ बेटर स्ट्रेटजी फॉर मी, बट दैट डिपेंड्स टू ऑन एवरी पर्सन जिसका टारगेट ऐसे है कि भाई एक एग्जाम देना है. सो इन केस ही कुड गिव 1 or 2 एग्जाम इन दैट ईयर जो उस पैटर्न पर हो, बट फोकस एक एग्जाम पर रखे. बट जिसका थोड़ा गोल ब्रॉड है, जिसका ऑब्जेक्टिव है कि मुझे कोई जॉब ले लेनी है, एंड ही हैड 3-4 ऑप्शंस कि इनमें से कोई लेनी है, तो ही कुड गिव मल्टीपल एग्जाम्स. बिल्कुल. और वो वैल्यू एडिशन ही होता है सर एक्चुअली. जैसे ERD का पेपर में ये था, रूरल लाइवलीहुड मिशन था जो लास्ट ईयर NABARD का हुआ था. वो यूज़ आपका इस बार का जब ESI आया तो 3 उन्होंने पॉवर्टी रिमूवल स्कीम्स पूछी थी, तो आप उसमें उसको यूज़ कर सकते हो. सो इन दैट विथ सम पार्ट नॉलेज वेस्ट तो जाएगा नहीं, कहीं ना कहीं यूज़ हो ही जाएगा. यूज हो जाएगा बिकॉज बहुत सारी चीज़ें इसमें RBI NABARD में ओवरलैपिंग, Overlapping. यूपीएससी में भी ओवरलैपिंग. जी सर. यूपीएससी की प्रिपरेशन ने आपकी कितनी हेल्प की? मतलब कुछ लोगों को ना ये एक तरह से बिलीफ है, वो सही है गलत है वो आप बताइए, कि भैया यूपीएससी वाले ही क्लियर कर सकते हैं RBI. सर मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है एक्चुअली. सो अगर मैं पैटर्न के हिसाब से ही बताऊँ सर, तो प्री जो होता है उसमें जीके होता है, बट जो जीके RBI का होता है जनरल अवेयरनेस, और जो यूपीएससी का जीके होता है इट्स क्वाइट डिफरेंट. यूपीएससी में करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस गिन चुन के 10-12 आते हैं, एंड दोज आर वेरी ब्रॉड बेस्ड. अब अगर इकोनॉमिक्स से भी आ रहे हैं तो थोड़े ब्रॉड से रहेंगे, स्पेसिफिक नहीं पूछेगा. ये नहीं पूछेगा कि सॉर्ट करना क्या होता है, कॉल ऑप्शन क्या होता है, ये नहीं पूछ रहे होंगे वो. बट RBI इज़ वेरी पर्टिकुलर अबाउट थिंग्स. जब वो पूछते हैं थोड़ा 1 वर्ड वाले पूछ लेंगे करंट अफेयर्स. सो दीज थिंग्स आर नॉट कवर्ड इन यूपीएससी. देन अगेन यूपीएससी का क्या है कि 1 साल का आपको करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ता है. RBI क्या है, यू हैव टू फोकस ऑन द लास्ट 3 months का करंट अफेयर्स एटलीस्ट फॉर द प्री पार्ट. और फिर फिनेंस न्यूज़ हो गए जो यूपीएससी में आप नहीं पढ़ोगे. यू वुड नॉट रीड कि सेबी ने इस पर फाइन इम्पोज किया, इस बैंक को ये कर दिया, या यू वुड नॉट know the name of every schemes that have come up in PIB. You would know the broad theme of the schemes. तो ये सब आपको particularly 3 months के पढ़ने ही पड़ेंगे RBI में. जो आप यूपीएससी में एग्जैक्टली अगर आप पढ़ोगे तो स्किम थ्रू करोगे, उसको ऐसे नहीं होगा. जस्ट टू गेट एन आइडिया, क्योंकि उसमें बिल्कुल फैक्चुअल चीज़ें नहीं पूछी हाँ, जाती हैं. इसमें फैक्चुअल पूछेंगे तो आपको अब उससे पूछ लेगा आपसे कि ये स्कीम्स को कितना एलोकेट हुआ है. तो ये आपको नहीं पता होगा ये स्कीम कब तक एक्सटेंड हुई है. आपको पता होगा कि ये स्कीम है स्वनिधि है, बट आपको ये नहीं पता होगा कब तक की है, क्या कितना बजट रहा इसका. तो ये सब चीज़ें जो है वो आपको अलग से पढ़नी ही पड़ेगी एनी डे. तो थोड़ा ओवरलैप हो सकता है. मे बी कह लो कि आप 80 मार्क्स का जीके है तो 20 मार्क्स आपको हेल्प मिल सकते हैं यूपीएससी के करंट अफेयर्स से. बट आफ्टर दैट यू हैव टू डू योर ओन वर्क. यू हैव टू डू RBI के स्टाइल का स्टडी. और क्वांट रीजनिंग तो अलग ही है ना. बिल्कुल. क्वांट रीजनिंग इज वे डिफरेंट. और CSAT. हाँ, CSAT से भी डिफरेंट है. और इवन टाइम मैनेजमेंट का भी इसमें काफ़ी इशू है, और लेवल तो काफ़ी डिफरेंट है सर. तो उससे तो कंपेयर नहीं कर सकते एक्चुअली. क्वांट इज आई फील इट्स टफर देन CSAT का क्वांट, बट CSAT हैज़ बीन इंक्रीजिंग इट्स लेवल. बट करंटली टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी अलग है. उसमें नंबर सिस्टम ज़्यादा आता है. हाँ, यूपीएससी में यहाँ पे और टाइमिंग भी रहता है ना सर. इसमें 25 मिनट्स में आपको 30 क्वेश्चंस करने हैं. उसमें आपको 2 hours है. ऑब्वियसली 80 क्वेश्चंस है, बट यू नो विच क्वेश्चन टू टारगेट एंड विच नॉट टू टारगेट. फेज 2 में क्या हेल्प रही यूपीएससी प्रेप की? फेज 2 में सर आई फेल्ट कि ESI के डिस्क्रिप्टिव में थोड़ी हेल्प मिल सकती है, बिकॉज देयर आर थीम्स. सोशल सेक्टर है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, इकोनॉमिक ग्रोथ है. सो यू वुड हैव ए ब्रॉड आइडिया, क्योंकि आप यूपीएससी के पढ़ोगे तो आपको पता होगा. बट देन देयर आर सम स्पेसिफिक थिंग्स कि जैसे प्री 1991 क्या हुआ, पोस्ट 1991 क्या हुआ, LPG रिफॉर्म्स क्या हुआ. तो फॉर दैट यूपीएससी में आप एक रफ आइडिया रहोगे. इसमें आपको थोड़ा स्पेसिफिक पढ़ के जाना पड़ेगा इसका, या ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 में क्या हुआ.
तो आपको पता होगा कि क्राइसिस क्या आती है यूपीएससी के थ्रू, बट आपको उसका स्पेसिफिक नहीं पता होगा गवर्नमेंट ने क्या मेजर्स लिए, आपको नहीं पता होगा, रेपो रेट बढ़ाया घटाया ये भी आपको नहीं पता होगा, एक आइडिया होगा कि कुछ किया होगा। तो वो सब चीज़ें फिर भी आपको पढ़नी पड़ेगी थोड़ी इन डेप्थ, क्योंकि सिलेबस में लिख रखा है इसका पार्ट। बट हाँ, एक ओवरऑल आपको बर्ड्स आई व्यू मिल सकता है ईएसआई के सिलेबस का, डिस्क्रिप्टिव का पार्ट में कह रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव में सर कुछ खास हेल्प नहीं मिलती, क्योंकि स्कीम्स काफ़ी डिटेल में पूछते हैं, उतना डिटेल में यूपीएससी के आदमी नहीं पढ़ता है, तो उधर कुछ हेल्प नहीं मिलती। एफएम में तो कुछ भी नहीं मिलती एक्चुअली। और इंग्लिश में आपको एसे में थोड़ी मिल सकती है, क्योंकि यू वुड गेट एन आइडिया ऑफ हाउ टू स्ट्रक्चर योर एसे, हाउ टू मूव अहेड, हाउ टू कनेक्ट दैट वर्ड्स एंड ऑल। मतलब यूपीएससी से एक बेस बन जाता है विच विल हेल्प यू टू क्विकली रीड फॉर आरबीआई, बट ऐसा कुछ नहीं है कि यूपीएससी वाला ही आरबीआई क्लियर करेगा। जब आप अपनी जर्नी में देखते हैं, आप मतलब 3 ऑलमोस्ट सीरियस अटेम्प्ट दे चुके हैं, 3rd अटेम्प्ट में क्लियर किया, तो क्या मिस्टेक्स आपने की पहले, या फिर ओवरऑल जो मिस्टेक्स आपने की और आप बोलेंगे कि भैया तुम ये मिस्टेक्स मत करना अगर आरबीआई क्लियर करना है तो? जी सर, तो मुझे लगता है कि 3 मिस्टेक्स जो मैंने किए ना, पहले था कि जब मैंने स्टार्ट किया तैयारी करना, तो मैंने सिलेबस देखा ही नहीं। मैंने एक रफ आइडिया यूट्यूब पर वीडियो देखा कि सिलेबस ये होता है, बट आई नेवर लुक्ड एट द नोटिफिकेशन एंड चेक द सिलेबस कि ये होता है, सिलेबस में ये लिखा हुआ है। तो मुझे कभी पता नहीं था कि सिलेबस का पार्ट क्या है, मैनेजमेंट में क्या थ्योरीज पूछते हैं क्या नहीं पूछते हैं, मुझे कभी आइडिया नहीं था। और दूसरा था कि टाइम मैनेजमेंट का, तो वो मुझे लगता है कि वो मेरे स्टार्ट में सही नहीं था, बिकॉज वील थिंक कि मैं जैसे मैं पढ़ लिया, मुझे पता है कि क्वांट ऐसे करना है, इस वाला ऐसे सॉल्व करना है, बट कैन आई डू इट इन 2 मिनट्स, ये वाली बात जो है ये मुझे पता नहीं होती है वहाँ पर। तो ये एक इशू रह सकता है। और तीसरा इशू जो होता है सर, वो इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग, बट वो मेरे लिए था कि अब आप टाइपिंग स्पीड क्या है, आपको कंप्यूटर पर कंफर्ट है कि नहीं कीबोर्ड पर, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है कुछ लोगों के लिए। बिकॉज आई फेल्ट इट लास्ट ईयर कि मैं सही से टाइप नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी स्पेलिंग मिस्टेक्स हो रही है, मैं वर्ड लिमिट जो मुझे लग रहा है कि डिजायरेबल है वो रीच नहीं कर पा रहा हूँ। काफ़ी लोग जो मेरे फ्रेंड से दिए थे उनका भी मैंने देखा कि क्योंकि वो टाइपिंग में उतने फास्ट नहीं थे, प्रोफिशिएंट नहीं थे, तो उन्हें दिक्कत हुई, कंफर्टेबल नहीं थे बेसिकली कीबोर्ड से। तो वो एक मिस्टेक मुझे लगी कि ये 3 हो सकती है सर। तो आपने जो एडुटैब का कोर्स लिया था, आपने वहाँ से काफ़ी चीज़ें पढ़ी, उससे आपको हेल्प भी मिली, आपने बताया, बट मैं फिर भी ये चीज़ बच्चों में देखता हूँ कि बच्चे कोर्स के पीछे बहुत भागते हैं कि कहीं से कोर्स ले लो, बेस्ट कोर्स ले लो, बेस्ट मिल जाए, मतलब बेस्ट मेंटोर मिल जाए, मतलब बेस्ट की रेस में लगे रहते हैं। जबकि मेरा मानना है कि कोर्स इज जस्ट अ फैसिलिटेटर, मतलब आपका एफर्ट ज़्यादा काउंट करता है, ठीक है, कोर्स कैन गिव यू द डायरेक्शन। तो आपके अकॉर्डिंग मतलब ठीक है, बच्चे के पास बेस्ट बुक्स हैं, बेस्ट कोर्स है, जो भी है, बट वो एक चीज़ क्या है, मतलब बेस्ट जो हम माने कि बेस्ट ये नहीं, ये बेस्ट होना चाहिए आपके अंदर, तब आपका सिलेक्शन आसान हो जाएगा। सर मुझे लगता है 2 चीज़ एक्चुअली होनी चाहिए। एक तो आपका जो मोटिवेशन है ना, तो इनिशियली काफ़ी हाई होता है, बट दैट हैज़ टू बी परसिस्टेंट थ्रू आउट द जर्नी। सो परसिवरेंस, तो मान लो फेल कर गए, सो दैट गट्स टू गेट बैक एंड स्टार्ट वर्किंग अगेन, वो आप में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यू वुड सी फेलियर, ऐसा नहीं है कि आप फेल नहीं करोगे। तो यू हैव टू हैव दैट करेज इनसाइड यू कि मैं फेल करूंगा तो आई वुड गेट अप एंड स्टार्ट वर्किंग अगेन। अगर मैं फेल किया, मैं नेक्स्ट दिन फिर पढ़ना शुरू करूँगा, नेक्स्ट दिन नहीं, मे बी टेक अ वीक और 2, बट यू कैन स्टार्ट अगेन। तो एक वो चीज़ मुझे लगता है जो होनी चाहिए। अगर मैं तैयारी शुरू कर रहा हूँ, मेरे पास अच्छा कोर्स है, तो एक वो होना चाहिए। एंड देन एन आई फॉर द सिलेबस, मतलब एक सिलेबस का आपको ओवरव्यू होना चाहिए, जिससे आपको ये पता रहे कि पेपर में पूछ क्या रहा है एंड व्हाट यू हैव टू स्टडी एंड व्हाट यू नॉट हैव टू स्टडी। ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कोर्स ले लिया, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बट अगर मुझे पता ही नहीं कि मुझे पढ़ना क्या है, एग्जैक्टली पेपर में पूछ क्या रहा है, तो मैं सब पढ़ लूँगा, प्रायोरिटी देनी हाँ, है, किसको प्रायोरिटी देनी है, तो देन आई वुड बी लॉस्ट। मैं पढ़ लूँगा पूरा, बहुत अच्छे टीचर पढ़ा दिए, सब कुछ कर लिया, बट देन व्हेन आई एम रिवाइजिंग मुझे पता ही नहीं है कि प्रायोरिटाइज किसको करूँ, पढ़ूँ किसको, नहीं किसको पढ़ूँ, सब पढ़ के जा रहा हूँ। यू कैन नॉट रिवाइज एवरीथिंग। तो फिर वही चीज़ होगा कि अरे यार वो रिवाइज कर लिया होता। तो आपको खुद पता होना चाहिए, जब आप सिलेबस देखोगे, प्रीवियस ईयर का एनालिसिस देखोगे, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें पूछी जा रही है, ये चीज़ें नहीं पूछी जा रही हैं। तो वो एक आई होना ना, वो आप तभी आएगा जब आप पेपर एनालाइज करोगे। ऑब्वियसली आरबीआई पेपर तो देता नहीं है, बट जो भी आपको प्रीवियस ईयर का वीडियोस मिले उसमें, या सिलेबस आप देखोगे, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि सिलेबस से स्टिक करके ही वो पूछते हैं। तो आपको वो थोड़ा आइडिया होना ज़्यादा ज़रूरी है, मुझे ऐसा लगता है। बाकी कोर्स लेना नहीं लेना इज़ नॉट इंपॉर्टेंट, क्योंकि आरबीआई को खुद नोटिफिकेशन में दिया रहता है कि आप ये रेफरेंस बुक देख करके खुद से पढ़ सकते हो। बिल्कुल। तो ज़रूरी नहीं कि आप कोर्स लो, आप खुद भी कर सकते हो उसको, बट फॉर दैट यू नीड टाइम। और आपको वो करते कोर्स में क्या फ़ायदा होता है कि मुझे सब कुछ एक जगह मिल जाता है, तो आई डोंट हैव टू डू दैट सर्चिंग एंड फाइंडिंग थिंग्स आउट।
जब आप खुद से करते हो तो एक चैलेंज जो आपको फेस होता है कि वो सर्च कॉस्ट काफ़ी हाई होता है। आप ये बुक खोलोगे फिर उससे पढ़ोगे, ये बुक खोलोगे उससे पढ़ोगे, तो मे बी यू कुड लूज द सेंस ऑफ डायरेक्शन समटाइम्स कि अभी इधर जाना है कि अभी इधर जाना है। ये वाला एक सेंस हो सकता है, टाइम का शायद बेस्ट यूटिलाइजेशन ना हो पाए। नहीं हो पाए। एग्जैक्टली। बट ये गाइस अगेन इन्होंने भी बोले, मेरा भी ये मानना है कि कंटेंट सेकेंडरी है, इंटेंट ज़्यादा ज़रूरी है। कंटेंट अरेंज हो जाता है, कोर्स से थोड़ा बेटर या जल्दी अरेंज हो जाता है, बट आप खुद भी कर सकते हैं, बट उसके लिए भी इंटेंट चाहिए। अभिषेक, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थोड़ा स्ट्रैटेजी पे आते हैं अब, ठीक है? जी सर। तो आपने फेज़ 1 में बताया कि आपने 2021 में शायद 5 या 10 दिन, कितने दिन तैयारी की थी आपने? 2023 में सर। 2023 में, सॉरी 2023 सर में इस बार मैंने एग्जैक्टली 5 दिन की थी। 5 ही दिन की थी। जी सर। तो इन्होंने इस टाइम में सिर्फ 5 दिन तैयारी कर 92.5 मार्क्स लाए हैं ये फेज़ 1 में। जी सर। तो ये कैसे मैनेज किया? मतलब ये पुरानी प्रिपरेशन जो की हुई थी पिछले अटेम्प्ट्स में वो काम आई? मतलब 5 दिन तो बहुत कम है यार, नहीं सर, और नंबर आपके बहुत अच्छे हैं। एक्चुअली क्यूमुलेट होता है। तो जब 2021 में मैंने दिया था, मेरे मार्क्स कट ऑफ से 8 नंबर ज़्यादा थे। 2022 में भी 18 नंबर ज़्यादा थे। तो आई रियलाइज कि मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या क्या है, मुझे पता है कि मेरा स्ट्रॉन्ग है। तो जब 2023 का अटेम्प्ट आया तो मुझे ये पता था कि मेरे वीक पॉइंट्स क्या है। स्ट्रॉन्ग तो मुझे पता ही है, अब मुझे पता है कि मेरे वीक पॉइंट्स क्या क्या है। सो आई प्रायोरिटाइज दैट ड्यूरिंग दैट 5 days। सो अब मुझे पता है कि जीके जो है 3 मंथ का पूछता है एंड मैक्स टू मैक्स 2 मंथ्स का खूब पूछता है। तो आई यूज टू डू दैट रिवर्स वाला पार्ट कि आई यूज टू ओपन एडिट ऐप, पोर्टल पे जाता था और एक बार जल्दी जीए न्यूज़ देख लिया 1 मंथ का मैंने 3-4 घंटे में। जस्ट स्किम थ्रू किया ऐसे करके कि ठीक है ये प्रेसिडेंट ये यहाँ पर गया यहाँ पर गया, बिकॉज 1 वर्ड वाले अब थोड़े कम पूछ रहे हैं, वो लेंदी क्वेश्चन आ रहे हैं। लेंदी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपको क्या है कि फिर भी एक आई तो होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए फिर भी 1 वर्ड तो आ ही रहा है, वो तो आपको फिर भी वहाँ पर करना पड़ेगा। तो फिर मैं वो देख लेता था और फिर मैं रिवर्स करता था कि मैं जो क्विजेज है वही मैं 3-4 बार लगाता था। एक बार लगाया, जो गलती मैंने देखा ये गलती हो गई, फिर मैंने दोबारा लगाया, फिर दोबारा लगाया, मैं से 5 बार लगा लेता था ऐसे ही करके। तो मुझे मसल मेमोरी में चली जाती थी बेसिकली कि अच्छा ठीक है ये ऐसे है, ये ऐसे है। तो ऐसे करके मैंने जीके को 3 मंथ्स के जीके थे, जीके न्यूज़ और फिनेंस न्यूज़ और पीआईबी न्यूज़ करके जो था वो तीनों मैंने जल्दी जल्दी में ऐसे ही किया। और मुझे पता था कि मेरे रीजनिंग में कुछ पार्ट्स वीक हैं, तो रीजनिंग का मुझे पहले ही से पता था कि मुझे सेट नहीं छूना है। वो मैंने ऐसे कैट वैट में कर रखा था थोड़ा बहुत, तो उसका आइडिया था मुझे। बट जो छोटे क्वेश्चंस होते हैं, जो सिलोलिज्म आ गया या वर्ड्स वाले आ गए, अल्फ कैरेक्टर वाले आ गए, तो वो सब चीज़ पर मैंने थोड़ा ज़्यादा फोकस किया था कि ठीक है इसका एडवांस फॉर्म देख लेता हूँ कि अगर इसमें से कुछ आया तो छूटे नहीं मेरा। सेम चीज़ मैंने क्वांट में की थी कि जो मुझे लग रहा है मेरा वीक पॉइंट है कि हाँ ठीक है, जैसे मुझे पता है कि टाइम एंड वर्क तो मुझसे हो जाएगा, तो अगर मैं उसे छोटा कर पाऊँ टाइम, तो मैं कोई वीडियो रहा तो देख लिया, नहीं रहा तो मैं उस पर ही जाता था कि ठीक है मुझे ये ऐसे ऐसे करना है। तो मैंने प्रायोरिटाइज कर लिया था कि मेरे वीक स्पॉट्स क्या है, मैं इसी पर वर्क करूँगा। स्ट्रॉन्ग को मैंने बस एक बार ब्रशअप कर लिया था, तो दैट टुक मी अराउंड 4-5 days। तो उतना ही मैंने किया था सर, और वो ऑनेस्टली उतना ही लगा था मुझे। बट आई डोंट मीन टू से कि 4 दिन में हो जाएगा। सी आई गेव प्रीलिम्स ऑल्सो बिफोर इट, तो मे बी मैंने उस टाइम भी जीके पढ़ा हो। फिर क्योंकि मैंने लास्ट ईयर भी दिया था, बीच में मैंने IFSC भी दिया था, तो वो सब वाली चीज़ें भी सारा एफर्ट एक एक्यूमुलेट होते रहता है, एक्यूमुलेट होता है। तो आपको कॉन्फिडेंस था कि मैं जल्दी जल्दी कर लूंगा, चीज़ें रिकॉग्नाइज हो जाएंगी। फेज 1 के लिए जीके के लिए स्पेसिफिकली क्या सोर्सेज रेफर किए आपने? सर फेज़ 1 के लिए तो एक तो मैं पेपर पढ़ता था, तो क्योंकि मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, मैं पेपर पढ़ता था। बट उससे कुछ वैसा बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा आपके फेज़ 1 के जीके में। जो मेन मुझे लगा, जो जीए न्यूज़ था, फिनेंस न्यूज़ था और पीआईबी न्यूज़ था, यही 3 चीज़ मैंने बढ़िया से की थी 3 मंथ्स की। एडुटैप की कंपाइलेशन, एडुटैप की थी मैंने वो, क्योंकि देखिए बाकी सब भी सेम ही चीज़ होगा सर, बट अब मेरे पास एडुटैप ही है तो मैंने उसी से देख के कर लिया था। अगर किसी और को कुछ और मिलता है तो वहाँ से कर सकता है, बट 3 मंथ्स का वही फिनेंस वाला पार्ट जो हो गया कि फिनेंस न्यूज़ में क्या क्या आ रहा है, गवर्नमेंट वाले स्कीम्स वाले पार्ट में पीआईबी न्यूज़ में क्या क्या रहा है, एक रफ आइडिया आपको, क्योंकि आप पूरा तो कर नहीं पाओगे। मे भी बहुत लोग ऐसे करते हैं कि मेंस के लिए पहले पढ़ लेते हैं ताकि वो आपको प्री में हेल्प कर जाए, क्योंकि मेरा हैपेजेड वे का तैयारी था वो कि मैं 5 दिन में ही करूँगा, तो मैं वो नहीं कर पाता उस टाइम। तो मैंने वो किया। और जीए न्यूज़, क्योंकि जीए न्यूज़ आपको कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा वहाँ पर 10-20 क्वेश्चन, और थोड़ा क्योंकि मेरा इकोनॉमिक्स यूपीएससी का था तो वो भी थोड़ा हेल्प किया था मेरे इस जीके के। और न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ते थे आप? न्यूज़पेपर सर मैं द हिंदू पढ़ता था। हिंदू पढ़ते थे, स्टैंडर्ड, मतलब वही पढ़ते हैं काफ़ी लोग यूपीएससी में तो खास करके। हाँ, मैं उस पर लिमिटेड टाइम ही देता था, 45 to 1 hours। फेज 1 में पढ़ाई तो चलो एक बात है, लेकिन आई थिंक वो 2 घंटे बहुत मायने रखते हैं जिस दिन एग्जाम होता है। तो फेज 1 में क्या की है, मतलब कि यार पढ़ना तो है ही, अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट इज द की ऑन दैट डे टू क्लियर फेज 1? सर टाइम मैनेजमेंट मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट है फेज़ 1 के लिए, बिकॉज यू हैव वेरी लेस टाइम। तो मैं जब फेज़ 1 2021 में दिया था तो मैं रीजनिंग के सेट में ही फंस गया था। मैंने रीजनिंग का सेट किया, मुझे लगा मैं तो कर लूँगा, नहीं हुआ।
फिर मैंने अगला ट्राई किया, वो भी नहीं हुआ। 45 मिनट्स है आपके पास, इफ़ यू वेस्ट 15 मिनट्स या 10 मिनट्स उसी पर, तो फिर आप इजी क्वेश्चंस तो मिस आउट करोगे ही करोगे उस प्रेशर पर, बहुत आ जाएगा। आप पे प्रेशर आ जाएगा, अनड्यू प्रेशर आ जाएगा वो। सिमिलरली आप जब क्वांट में जाओगे तो बड़े बड़े क्वेश्चंस भी होंगे जो आप पढ़ने में 2 मिनट लगाओगे, सॉल्व करने में 2 मिनट लगाओगे। नाउ यू कैलकुलेट कि 25 मिनट का पेपर है, इफ़ यू रीड ए क्वेश्चन फॉर 2 मिनट, सॉल्व इट इन 3 मिनट्स, तो आप 5 ही क्वेश्चन कर पाओगे। बेटर है कि कोई क्वेश्चन जो 2-3 लाइन का ही हो, जल्दी से देखो, एंड इफ इट इज़ इन योर फोर्टे, डू इट। सो आइडेंटिफिकेशन ऑफ दिस क्वेश्चंस वेर वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप स्किम थ्रू करो जल्दी जल्दी कि ये कौन सा, ये मुझे आता है, ये हो सकता है क्या, ये 1-2 मिनट में हो जाएगा। तो जो वैसे आपको दिखे कि ये हो पाएगा उसे करो। ईगो पर नहीं लेना है कि ये क्वेश्चन ये तो मेरा बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग सूट है तो मैं इसे तो कर ही दूंगा, वो नहीं करना है। पहले छोटे छोटे क्वेश्चन जो ईजी है, तो लो हैंगिंग फ्रूट्स है, उसे कैच करो लिमिटेड टाइम में। व्हेन यू हैव एक्स्ट्रा टाइम आफ्टर दैट, देन यू गो एंड चैलेंज योरसेल्फ कि चलो अब ये करता हूँ। जैसे इस बार मेरे पास थोड़े टाइम बच गया था रीजनिंग में, तो फिर मैं गया कि मैं एक सेट करके देखता हूँ इनपुट आउटपुट का, सो वो हो गया। सिमिलरली मैथ्स में मुझे लास्ट में टाइम बच गया, तो मैंने 1-2 थोड़े बल्कि क्वेश्चंस भी ट्राई किए क्योंकि मेरे पास टाइम बच गया। तो वो मुझे लगता है बेटर होगा। तो आइडेंटिफाइंग कि कौन सा क्वेश्चन जल्दी हो पाएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन प्री। वो अगर नहीं होगा तो टाइम बहुत कम रहता है, 25 मिनट्स इज़ वेरी लेस फॉर क्वांट, आई बिलीव। तो उतनी देर में आप सोच ही नहीं पाओगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। दैट इज़ वाई द कट ऑफ गो लो, ये एक रीज़न है उसका। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्वेश्चंस, ईगो पर नहीं लेना, ये सब चीज़ मुझे लगती है, और टाइम मैनेजमेंट, ये 3 चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब बोलते हैं, मतलब मैं भी यही कहता हूँ कि सिलेक्शन के लिए सिलेक्शन करना सीखो, दैट यू आइडेंटिफाई विच क्वेश्चंस यू वांटेड टू सेलेक्ट देम एंड जस्ट गिव योर बेस्ट इन देम, क्योंकि सारे तो आप पढ़ भी नहीं पाएंगे। फेज 2 पे आते हैं। फेज 2 की भी आपने सिर्फ 15 ही दिन में तैयारी की, विच इज़ लाइक रियली माइंड ब्लोइंग, बट आई थिंक वही है, आपने काफ़ी ज़्यादा एग्जाम दिए थे तो सारी नॉलेज एक्यूमुलेट हो रही थी। जी सर। तो फेज 2 में सबसे ज़्यादा स्कोरिंग कौन सा सेक्शन है? सर सबसे ज़्यादा स्कोरिंग जैसे सबको ही बताता है, FM इज़ द मोस्ट स्कोरिंग वन, एंड आई बिलीव आपको उस पर कमांड काफ़ी अच्छी होनी पड़ेगी। ESI यू कुड नेवर हैव कमांड। ESI इज़ वेरी ब्रॉड इन द सेंस कि आपका कभी उसका आंसर उसका सब्जेक्टिव ही रहेगा। स्कोप बहुत ज़्यादा। हाँ, और इसमें क्या है कि फ्यूल्स की प्रिंसिपल पूछ लिए, तो 14 प्रिंसिपल अगर आपको पता है तो यू आर गोइंग टू राइट इट एनी डे। अगर नहीं पता है तो आप नहीं लिख पाओगे। बट द सिलेबस इज़ वेरी लिमिटेड। इफ़ यू लुक एट मैनेजमेंट, जो भी लिखा हुआ है वो क्वेश्चंस उसी से पूछेंगे, एग्जैक्टली वहीं से रहेगा, बट यू हैव द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट। सो लेट्स से कि FM मैनेजमेंट का पार्ट है, तो पहले मैं क्या करता था कि मैं रट लेता था कि ठीक है रट लिया, ये फ्यूल्स के 14 प्रिंसिपल है, बट यू हैव टू डू इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ दोज टॉपिक कि अच्छा ठीक है इसका मतलब क्या होता है, स्केलेट चेन का मतलब क्या होगा, बिकॉज जब वो क्वेश्चंस पूछते हैं तो वो उस टाइप के रहते हैं। तो वैसे हो गया क्या, FM को आप उस तरीके से पढ़ो, मतलब FM इज़ मोर स्टैटिक इन नेचर आई फेल्ट। तो FM पे फोकस करो, FM को स्कोरिंग एरिया बनाओ। उसके बाद ESI हो गया। ESI यू हैव टू गेट डिसेंट इनफ मार्क्स, मे बी आई गॉट 32 in objective and 30 in subjective, so 62 was बहुत अच्छे हैं आपके मार्क्स, तो मतलब ज़्यादातर लोगों के 50 ही हैं। हाँ, तो आई बिलीव मतलब 50 के राउंड अगर आप आई वाज लकी, आई फेल्ट दैट डे, तो आप 50 के राउंड वैसे ट्राई करो कि सब्जेक्टिव में थोड़ा ज़्यादा ले आऊँगा, ऑब्जेक्टिव में लेट्स सी कि आपको पता है कि ये स्कीम्स आ सकती है क्योंकि ये सोशल इशूज़ पर है, तो इस पर आप फोकस कर लो, या इकोनॉमिक्स की लग रहा है कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्कीम है तो इस पर देख लो। तो वैसे करके थोड़ा सेलेक्टिव करना पड़ेगा उसमें, क्योंकि उसमें आप सब कवर कर नहीं सकते हो, सब याद भी नहीं रहेगा आपको वहाँ पर। और एक जो डिफरेंस फैक्टर था मुझे लगता है वो इंग्लिश भी है सर, तो वो काफ़ी इग्नोर्ड रहता है, बट उस पर भी आपको फोकस करना चाहिए। सो लेट्स से स्ट्रक्चर ऑफ प्रेसी आपको कैसे लिखना है, कितने वर्ड लिमिट में लिखना है, किस तरीके से आपको फ्रेम करना है, दीज ऑल थिंग्स मैटर आई फील। और ऐसे का भी स्ट्रक्चर वगैरह, जैसे सबको बताते हैं कि स्ट्रक्चर है, आपको वर्ड लिमिट फॉलो करनी है, बट देन अगेन यू हैव टू हैव दैट हैबिट ऑफ डूइंग दैट। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, सुन के नहीं होगा, मतलब उसको एक हैबिट बनाना पड़ेगा ताकि एग्जाम में लगे ही ना कि हम उस चीज़ के लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रहे हैं। जी सर। तो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में एक बहुत क्रूशियल एरिया है एग्जाम में ना, और उसके अंदर भी टाइपिंग स्पीड 200 मार्क्स होते हैं सर, तो वो तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। तो और आपने बोला कि टाइपिंग स्पीड आपका एक मिस्टेक भी थी जो पिछले अटेम्प्ट्स में आपकी थोड़ी मतलब आप तंग किया, तो टाइपिंग स्पीड इम्प्रूव करने के लिए क्या करना चाहिए, पहला क्वेश्चन, और ओवरऑल डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में अच्छे मार्क्स लाने के लिए क्या क्या करना चाहिए? टाइपिंग स्पीड के लिए सर, तो जैसे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि चलो ठीक है मुझे क्या 600 और 400 2000 वर्ड लिखने हैं, 1.5 आवर है आपके पास, तो एक आइडिया आपको होना चाहिए कि मैं पहली चीज़ तो आपको 2000 वर्ड छूने नहीं है, यू हैव टू जस्ट रीच 80% ऑफ दैट, मतलब यू कैन नॉट डू 2000 वर्ड्स देयर इन 90 मिनट्स, एटलीस्ट आई कुड नॉट। तो मैंने ये सोच लिया था कि ठीक है आई स्टिक टू 80, 85, 90 वाला रेंज, मतलब विच एवर आई फील कि ठीक है इसमें थोड़ा ज़्यादा लिख सकता हूँ, कुड राइट, बट इफ दैट इज मोर देन 75% आई वुड बी ओके विद दैट।
तो पहला तो मैंने अपने दिमाग से ये निकाल दिया था कि आई हैव टू टाइप एवरीथिंग, क्या ऐसा नहीं कि 400 मतलब 400 डालना है। तो वो से मेरा थोड़ा सा वो काम घट गया कि मुझे 400 वर्ड टाइप नहीं करने। देन आई ट्राई टाइपिंग ऑन द वर्स्ट कीबोर्ड, ताकि मुझे ये आदत रहे, क्योंकि मैंने जब पिछली बार दिया था तो टाइपिंग स्पीड वाज नॉट द इशू, बट इट वाज मोर अबाउट द कीबोर्ड दैट आई गॉट देयर। सो यू कैन नॉट कंप्लेन अबाउट दोज थिंग्स इन एग्जाम कि हाँ भाई ये कीबोर्ड खराब है। हाँ, तो मतलब आपके 15 मिनट वेस्ट हो जाएंगे और वो कोई सोल्यूशन कोई इसका आपको वहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा। तो बेटर है कि आप अपने को प्रिपेयर्ड रखो कि आपको पता है वाई ओ यू नहीं दब रहा है, तो यू हैव दैट इन योर माइंड कि यू नहीं दब रहा है, बाद में देख लूंगा इसको, ये बैक स्पेस नहीं दब रहा है। तो ये सब चीज़ों पर थोड़ा एक बार कॉन्शियसली ध्यान रखना, ये मैंने कोशिश की। थोड़ा टाइप भी मैंने किया था, जैसे 3-4-5 आंसर मैंने टाइप करके कोशिश की लिखने के, बट आई डिड नॉट डू मच ऑन दैट एस्पेक्ट एक्चुअली। बट ये था कि मैंने सब माइन्यूट माइक्रो चेंजेस किए थे उस पर कि हाँ ठीक है मैं ये ध्यान रखूंगा, कीबोर्ड जो है मैं खराब वाले कीबोर्ड पर ही लिखूंगा। बिकॉज ये मैंने कोशिश की थी जब मैंने नबार्ड 2022 वाला दिया था कि मैं थोड़ा टाइपिंग प्रैक्टिस कर लेता हूँ, क्योंकि RBI 2022 जो हुआ था उसमें मैं टाइपिंग में थोड़ा फ्लूक किया था, तो मैंने इसलिए थोड़ा सा इसमें प्रैक्टिस किया था। दैट हेल्प मी इन दिस RBI 2023। दैट इज़ वाई आई एम टेलिंग कि बार बार मतलब बीच में एग्जाम देना वाज हेल्पफुल टू मी। तो प्रैक्टिस आप कीबोर्ड पे ही करते थे? हाँ, कीबोर्ड विच वाज द वर्स्ट वन, सबसे खराब उठाया मैंने, मारा उस पर कुछ हाथ मत चला दिया कि खराब हो जाओ, फिर आई यूज्ड टू प्रैक्टिस कि अब तुम पे काम करना होगा। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में ना आपको अपने लैपटॉप का या अपने कुशी कीबोर्ड का कंफर्ट नहीं मिलेगा। तो वहाँ पे तो कोई भी कीबोर्ड फेंक देंगे जो उनके पास पड़े होते हैं 1990 के भी, तो आपको उस पर लिखना आना चाहिए। यू कांट कंप्लेन देयर, और कंप्लेन करेंगे तो उन्होंने कोई सोल्यूशन तो नहीं देना है, और बाद में कुछ नहीं होता है भैया कि मैं ऐसा करूँगा RTI डालूंगा, कुछ नहीं होगा। तो पहले से ही अपना मन बना के जाइए, अपनी तैयारी करके जाइए। नेक्स्ट मैं अभिषेक आता हूँ, इंटरव्यू की बात करते हैं। जी सर। तो इंटरव्यू में कैसा रहा था, मतलब आपका, आपने बताया कि बहुत लास्ट में था आपका इंटरव्यू, जी सर। है ना, और आपके पापा आपको फ़ोन कर करके बता रहे थे, भाई भी के ये पूछ रहे हैं ये पूछ रहे हैं, तो अंदर मतलब नर्वसनेस आ रही थी इतना वेट करने के बाद? नहीं सर, एक्चुअली हुआ क्या कि इंटरव्यू 7:30 पर हमारी रिपोर्टिंग थी, तो मैं 7:30 पहुंच गया। 7:30 को पहुंचा, और मैं, जब आप सुबह सुबह रहते हो तो आप पूरे जोश में रहते हो कि अब मैं जा रहा हूँ, और यू आर मोटिवेटेड कि अब तो मैं फोड़ के आ जाऊँगा। आज मैं गया, मैं वहाँ पहुँचा, मैंने देखा कि हो सकता है मेरा नाम शुरू हो जाए, निकल जाऊँगा। दैट इज़ द बेस्ट केस सिनेरियो विच पीपल फील। तो मैंने कहा ठीक है, अच्छा रहेगा शुरू में हो जाए। और जब मैं गेट पास बनता है तो वहाँ पर एक लिस्ट होती है, तो उसमें मुझे लगा कि ठीक है मेरा नाम 6ठे पर है, तो मेरा 6ठे पे हो जाएगा इंटरव्यू। देन आई वेंट अप, और फिर एक नई लिस्ट आई वहाँ पर। उस लिस्ट में मैंने देखा जब साइन करना था, तो मैंने कहा ठीक है 6 पर देखता हूँ, 6 पर नहीं है। फिर मैं पूरा लिस्ट देखा, मैंने कहा मैं 20th पर हूँ, लास्ट में। तो आधा तो वहाँ पर मैं वही हो गया कि अब ठीक है, अब तो बैठना ही पड़ेगा वहाँ, आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो इनिशियल जो आपके अंदर का एक दो चीज़ होती है, थोड़ी नर्वसनेस भी होती है और थोड़ा मोटिवेशन भी होता है उस टाइम। वो आप जब 8 घंटे वहाँ बैठ जाओगे, मैं 7:30 पर गया था, 8 बजे बैठा हुआ था वहाँ पर, और मेरा इंटरव्यू हुआ 4:30 पर, तो इट वॉज ऑलमोस्ट 8 hours। और अब बैठे रहोगे तो यू गेट वेरी अकस्टम टू दैट प्लेस कि अच्छा ठीक है। एंड देन आई स्टॉप लिसनिंग टू कि हो क्या रहा है, बिकॉज जो उनका इंटरव्यू हो रहा है वो मेरा नहीं होगा। दैट इज गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट। आप ये नहीं सोच सकते कि उससे पूछा तो मुझसे भी यही पूछेगा। तो आई स्टॉप थिंकिंग दोज थिंग्स। मैंने वहाँ पर RBI की एनुअल रिपोर्ट थी, वो उठा के थोड़ी थोड़ी पढ़ने की कोशिश की। देन आई हैड लंच, उसके बाद मुझे नींद भी आने लगी। तो मैं तो काफ़ी कंफर्टेबल हो गया था एक्चुअली उस पूरे प्रोसेस में, कि क्योंकि 8 घंटे आप वहाँ हो, इट फेल्ट लाइक होम ओनली टू मी। फिर मैं अंदर गया, तो अंदर इट वाज अ वेरी डिफरेंट एटमोसफेयर। बाहर तो काफ़ी कंफर्टेबल था, बट अंदर दे वर ऑल इन द मूड टू ग्रिल मी। दैट्स व्हाट आई फेल्ट। क्योंकि घुसते ही मुझे लग गया कि मतलब लग रहा है कि ये टेम्परामेंट चेक करने के लिए इंटरव्यू होने वाला है। बिकॉज द वे दे आस्क्ड कि भाई तुम तो IIM से हो, तुम्हें पहली बार में निकाल लेना चाहिए था। And these all things and the kind of questions they were asking were not very much related to what I put in my biodata. It was all random one-word questions that they were asking. So it was more of them checking कि how I'm handling these things, not on the knowledge part, but on the my temperament part. तो वैसा रहा था मेरा interview. I gave a good amount of time on filling this biodata. I feel that is also very important. So there was one Telegram channel which I followed and took help from. That guy was mentor me something. So that guy helped me in filling this biodata. I also took help from EduTap interview course, but majorly those two were the avenues which I explored for doing this interview. But my interview was not at all on my biodata. It was generally whatever they wanted to ask. So जनरली हम बोलते हैं कि बायोडाटा अच्छे से भरो, इसी में से पूछा जाएगा, और आपका इंटरव्यू 4:30 हुआ और डिफरेंट डायरेक्शन में ही चला गया। it went for 30 minutes, but there was nothing. I think there were few things that they asked me from my biodata. One was कि ठीक है, you worked in KPMG Assurance and Consulting LLP. What does assurance mean?
and I didn't know the meaning of that. That was the first question that they asked me. Then like, what do you know about this? I said, I explained them the meaning of literal meaning of assurance. Ki you give someone a comfort, you tell them कि अच्छा हो जाएगा. That is what assurance mean. And I think it has a financial or insurance meaning attached to it. I didn't know that. I just told them कि अच्छा ठीक है, we used to do this. This is what assurance meant to me, and they were not impressed. This is the only question they asked from my biodata initially. Then they asked me कि ठीक है, what kind of work you used to do, because I used to do financial modeling. So they asked me, but they didn't ask me anything at all on that. I tried to anchor the interview on that part because I've done that. But they were like, no, we don't want to talk about this thing. Let's talk about why do you fail in reasoning? And they asked me some syllogism ka question. Then they asked me some name of random book. कि MBA में you read economics की book, name the author of that book. I didn't know. Then they asked me some marketing concept that I also didn't know. So they asked me all these things which were one word answer. If I know it, it's okay. If I don't know, there's no point of making things up there. I could not make it. वो भी थक गए होंगे 4:30 बजे. हाँ, they were tired. सोचा यार इसका जो मन में आ रहा है पूछ लो. Maybe. But they might have asked you something on financial. They asked me on financial because my profile was more finance inclined. So they asked me core financial thing like efficient market hypothesis, what is that? NPV, IRR, then this CRAR and all those things. CAPM model also they asked, what is CAPM model, how do you compute? They asked me how do you compute the beta and all, everything which was related to core finance part of it. So mostly CAPM model and everything related to that. How do you come up with the weighted average cost of capital? These all things which are very core finance kind of topics. So they asked me those things. और आप बता रहे थे आपसे शायद एक KPMG का फुल फॉर्म भी पूछा था. फुल फॉर्म नहीं, यही पूछा था कि एश्योरेंस एंड कंसल्टिंग LLP है, तो एश्योरेंस का मतलब क्या होता है. एंड आई told them the literal meaning of it. HR में क्या क्वेश्चंस पूछे? HR में they asked me कि what kind of backup they have. I told them very honestly कि I've taken 3 years time from my father, and my father retired that month only, a month back. So I told them कि my father has retired. I've taken 3 year का time. After this, it would be financially unviable to me to continue the preparation in this carefree mode that I'm doing. So I have to maybe go back to private, and then again I will get the exam, whatever attempt I have left off, I'll give it again. But that is what I told them. But that was what the truth that I told them. तो आपके इंटरव्यू में आपका मानना है कि पर्सनालिटी चेक की, नॉलेज ज़्यादा नहीं चेक की, ज़्यादा टेम्परामेंट चेक किया. टेम्परामेंट चेक किया, नॉलेज चेक किया, जो उन्हें लगा कि कोर इसे आता होगा वो चीज़ का. एंड देन MBA का काफ़ी उन्होंने चेक किया, विच ऑब्वियसली आई हैव फॉरगॉटन अ लॉट ऑफ देम. तो वो भी चेक किया गया था. लाइक दे आस्क्ड मी कपल ऑफ HR क्वेश्चंस एज वेल. HR मतलब मैनेजमेंट वाले, MBA HR वाले. So I didn't remember them. They asked me some random theories. Some I remembered, some I didn't. So my interview was more on that line. They didn't ask me much about my job. They asked me more about MBA and then these all. वंशु, आप बताइए, जब ये इंटरव्यू देके वापस आए तो कैसा था इनका चेहरा? मतलब आपका फर्स्ट रिएक्शन आप लोगों का क्या था कि ये फोड़ के आया या मतलब बिल्कुल इसको फोड़ दिया गया है? नहीं, हम लोगों को मतलब ये इसने टेक्स्ट कर दिया था कि अब मेरी बारी है, आई एम गोइंग इन. और वो टेक्स्ट से लेकर के इसके बाहर आने तक में 40 मिनट्स का गैप. तो वी वर थिंकिंग कि बाकी जो थे वो उनका तो पता चला कि 15 मिनट में हो गया, 10 मिनट में हो गया, उसका 30 मिनट्स चल रहा है, ऐसा क्या हो गया अंदर. तो एंड वी वर ऑल्सो सीइंग कि जो भी आए थे वहाँ पे पैनलिस्ट, उनकी कार्स वगैरह प्रिपेयर हो रही थी. तो वी वर थिंकिंग कि आप शायद वो निकलेंगे, देन ही विल कम आउट. और हम लोग बाहर एंशियसली वेट कर रहे थे. एंड देन ही केम आउट, ही वाज लाइक वेरी रिलीव. और बताया इसने कि यार अंदर तो उन्होंने हालत ख़राब कर दी है. अभी लास्ट वाला मतलब इसके जस्ट पहले किसी का इंटरव्यू था 19 नंबर का. ही टोल्ड कि यार दे आर वेरी चिल एंड वो काफ़ी अच्छे से इंटरेक्ट कर रहे हैं एंड द पैनल इज़ वेरी गुड. ये वो 15 मिनट्स तक उसने इंटरव्यू दिया एंड ही टोल्ड कि यार मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, मेरे साथ तो एकदम ही अपोजिट हो. तो कई बार ना ऐसा होता है कि कैंडिडेट का मतलब उनको ना प्रोफाइल शायद पसंद ही आ गया, उनको बोला कि यार इसको आता ही होगा, इसका टेम्परामेंट ही चेक करते हैं कि मे बी सर. हाँ है ना, कि काम तो कर ही लेगा. मतलब जी सर, कई बार फीलिंग आ जाती है ना कि काम तो कर ही लेगा अगर ये सेलेक्ट हो जाएगा, कि ठीक ठाक है ना, तो टेम्परामेंट चेक कर लेते हैं. मतलब यू नेवर नो व्हाट इज गोइंग थ्रू देयर माइंड. वी वुड नेवर नो सर. अगर 10 लोगों का नॉलेज चेक कर लेंगे, फिर 10 लोगों का टेम्परामेंट चेक कर लेंगे. आई मीन यू नेवर नो. आई मीन दे वांट यू गुड ऑन ऑल दी एस्पेक्ट्स. उस डे पे आपकी किस्मत है, आप किस चक्कर में फंस जाएंगे, ठीक है, वो आप वहाँ पे आपको प्रूव करना पड़ेगा. दैट्स वाई इंटरव्यू इज़ वेरी सब्जेक्टिव. और यहाँ पे बहुत वेटेज है इंटरव्यू का ना RBI में. इट्स मोर देन 20%. आई थिंक हाईएस्ट आई हैव सीन इन एनी एग्जाम ऑफ दिस स्टेटस के इतना ज़्यादा वेटेज है. अभिषेक, कोई लास्ट मैसेज देना चाहें? अपने पापा को कुछ मैसेज दे दो चलो, बिकॉज ही हैज़ बीन ईगरली वेटिंग फॉर दिस इंटरव्यू. अपने पापा को कोई मैसेज दे दो आज. Nothing. Hi Papa, I am on YouTube. That is what I would want to say. You wanted me here.
you wanted to see a interview where I could tell about my experience and help students achieve what they want. And I'm trying to do that. Maybe not in the best way, but this is what I could manage as of now. And I'm sure you are very happy looking at me in video. So that is it, sir. सो नाइस। और आपके पापा को हमारी तरफ से भी बहुत बहुत बधाई। इंडीड यू हैव मेड हिम प्राउड। आई मीन आई कैन फील दैट इन योर इंटरव्यू, और जब आप अपने पापा के बारे में बता रहे हैं, आई कैन फील दैट हाउ मच नाउ गुड ही मस्ट बी फीलिंग एट दिस पॉइंट इन टाइम। आई थिंक एक माँ बाप के लिए इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है कि उनके बच्चे लाइफ में कुछ अचीव कर लें। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस अभिषेक वंस अगेन, एंड हिमांशु फॉर कमिंग हियर। हिमांशु स्पेशल आए हैं यहाँ पे अपने भाई के साथ, अभी तक सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि अभी भी उन्होंने सपोर्ट नहीं छोड़ी है। तो ऐसे भाई सबको मिले यार, और लिटरली इन्होंने बहुत हेल्प की है। इतना हम बता नहीं पाते जितनी हेल्प उन्होंने फील की है, उन्होंने देखी है, उतना हम शायद इस आधे घंटे में नहीं बता पाए। तो उनके ब्रदर को भी हम थैंक्स बोलना चाहेंगे। और थैंक यू गाइस। इंटरव्यू से इंस्पायर हो, जो समझ आता है उसको अपनाओ, बट स्ट्रैटेजी हर बंदे की अलग होती है, ये आप ध्यान रखना। जस्ट डो नॉट कॉपी दिस स्ट्रैटेजी कि इन्होंने 5 दिन में कर लिया तो मेरा भी हो जाएगा। एवरीबडी हैज़ टू हैव अ डिफरेंट स्ट्रैटेजी। आप शायद 3 दिन में कर लें, शायद 30 दिन में कर पाएँ। हैव अ नाइस डे। जय हिंद। बाय बाय।